नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सहायक संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार सहायक संधि है क्या, किसने सहायक संधि लागू की, क्या लाभ रहे, क्या प्रावधान थे, राज्यों को इससे क्या हानि हुई, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और जानते हैं कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि कब शुरू की गई? 1798 में। और अगर किसने शुरू की गई अगर पूछ लिया जाता है तो हम कहेंगे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। अगर लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल देखेंगे तो 1798 से 1805, और 1805 में आप सभी को पता है कि ये पुनः जो है इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। क्या है नीति? तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि पहले युद्ध हुआ करते थे तो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, और उसमें क्या किया जाता था कि एक घोड़े को अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था, और वहां पे अगर कोई शासक उसको नहीं पकड़ता था, इसका तात्पर्य होता था कि वह जो है शासक आपकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। और यदि उस घोड़े को कोई व्यक्ति पकड़ लेता था या कोई शासक पकड़ लेता था तो फिर उस शासक को जिसका घोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर उसमें जो जीतता, जैसे मान लो जिसका घोड़ा था वही जीता तो अधीनता स्वीकार करो, या डायरेक्ट ही अधीनता स्वीकार कर लो। तो इस तरीके से ये चलता था सिस्टम अश्वमेध यज्ञ का। लेकिन इसी तरीके से यही प्रोजेक्ट समझो है सहायक संधि। सहायक संधि में क्या है कि एक पत्र जो है अंग्रेज अलग अलग शासकों के पास ले जाते थे और उनसे कहते थे कि आप मेरे साथ सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करूंगा, आप मेरा सहयोग करेंगे। कुछ शर्तें होंगी, उसके अंतर्गत हम दोनों लोग शासन करेंगे, आप अपना शासन करें, मैं अपने व्यापार पे ध्यान दूंगा। ये था सहायक संधि। लेकिन ये कहने बहुत आसान लग रहा है कि मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देंगे, और आप शासन करेंगे, मैं व्यापार करूंगा। लेकिन अंग्रेजों की ये नीति नहीं थी। वो कहते तो थे कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके से पूरा कब्जा किए बैठे हुए थे। तो बहुत आनंद आने वाला है आपको सहायक संधि में कि आखिरकार सहायक संधि है क्या, तब आनंद आएगा। देखो, सहायक संधि आप समझ गए हैं किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेजली। क्यों आवश्यकता पड़ी? अभी तक तो अंग्रेज पावरफुल है, तो फिर उन्हें सहायक संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम जो है तुम्हारा सहायता करेंगे? वो तो चाहते तो युद्ध करके कब्जा कर लेते। तो देखो दोस्तों, युद्ध होता है। अच्छा, एक चीज समझिए, एक कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है और एक कमजोर आदमी है। अगर दोनों में युद्ध हुआ, या युद्ध हम नहीं कह सकते, मारकूट हो रही है, अगर कोई मजबूत व्यक्ति मान लो 5 तमाचे आपको मार लेगा, तो कमजोर एक तो तमाचा मार नहीं सकता है, तो उसके चलते आपको थोड़ा बहुत तो हानि होगी। इसी प्रकार से अंग्रेज जो है लगातार यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब लगातार युद्ध होंगे तो जन धन दोनों की हानि होगी, अंग्रेजों की भी होगी और साथ साथ में शासकों की भी होगी। तो अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेजली ने एक प्रोजेक्ट लेकर आया, कह सकते हो एक नीति लेकर आया। कौन सी? सहायक संधि। इसमें कहा कि हम जो है आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग जो है मिलकर जो है शासन को बढ़ाएंगे, व्यापार करेंगे। तो बहुत से शासक इसमें रुचि लेते थे, उन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए। बहुत से शासकों ने नहीं किए, उनके साथ फिर हाथापाई हुई, फिर उन्होंने किया। तो देखें, अभी तक अगर आप देखें 1798 का समय है, उसके पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर बात करें 1746 से लेकर, और अगर हम यहाँ तक आए, कहां तक? 1798 तक, तो अंग्रेजों ने कई युद्ध लड़े हैं। जैसे देखो, तीनों कर्नाटक युद्ध, तीनों कर्नाटक युद्ध लड़ेंगे नहीं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैंने सभी युद्धों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। चाहे प्रथम कर्नाटक युद्ध हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63, ये 3 युद्ध हुए। इनमें क्या था, इनमें बहुत से युद्ध हुए। अंड्यार का युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध हुआ, फिर सबसे लास्ट में वांडीवास का युद्ध हुआ था। सभी युद्ध के बारे में बताया। तो इन युद्धों के अंतर भी क्या है, युद्ध हुए हैं। तो ये 3 युद्ध लड़ चुके हैं। इसके अलावा और कौन से, कर्नाटक बाद इन्होंने प्लासी भी लड़ा 1757 में। इसके बाद में बक्सर भी इन्होंने लड़ा 1764 में। इसके बाद में इनका संघर्ष मैसूर के साथ शुरू हो गया। तो आप पहले मराठा लिख लेते हैं, वो क्या कह सकते हो, सिखों के साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े। सिखों के बाद में इन्होंने मैसूर के साथ युद्ध किया। उसमें जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये युद्ध लड़े। इधर मराठों के साथ भी इन लोगों ने युद्ध लड़े। और उसमें आप सभी को पता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो प्रथम युद्ध हो चुका है। और अगर अभी देखेंगे इसके लॉर्ड वेलिजली के कार्यकाल में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ है। तो इसके सामने भी 2 युद्ध हो चुके हैं। तो आप सबने देखा कि कितने ज्यादा युद्ध जो है लड़ चुके हैं अंग्रेज। तो इसमें मान लो अंग्रेज जीते हैं कि कूटनीति के द्वारा, पहले हारे फिर जीते, इस तरीके से इन्होंने युद्ध जीते। परंतु जन धन की हानि तो हुई है। तो उन्होंने इससे बचने के लिए, क्योंकि अंग्रेज का मूल यहाँ पे उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन ये व्यापार के साथ साथ अब रुचि दिखाने लगे हैं राजनीतिक हस्तक्षेप में। तो कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम सीधे सहायक संधि भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद बहुत अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तो इनसे कोई शासक जो है भारतीय जो है टकराना ही नहीं चाहता है। तो उन्होंने अपनी मजबूती का फायदा उठाया है कि हम सीधे सहायक संधि भेजेंगे। जैसे एक मिनट मान लीजिए, तो एक होता है कि आप आइएगा और एक आपको आना पड़ेगा, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे ही ये जानते हैं कि शासक जो है सहायक संधि अपनाएंगे, जो भी मजबूरी है। अब अभी आगे हम लोग बात करेंगे क्यों अपनाएंगे। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसके प्रावधान क्या है। प्रावधान बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है अपने राज्य में सेना नहीं रख सकते, राज्य में सेना नहीं। जो शासक होते थे उनसे कहा गया कि आप अपने राज्य में कोई सेना नहीं रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि आपके राज्य में अब अंग्रेजी सेना रहेगी, अंग्रेजी सेना रहेगी। तो शासकों ने कहा ये थोड़ी कोई बात हुई। कहा नहीं, हम आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। तो कहा कैसे? कहा कि आपकी सेना इतनी मजबूत नहीं है। अगर सेना मजबूत होती तो आस पड़ोस जो तुम पे आक्रमण कर देते हैं, हार जाते हो, तो मैं आपकी सहायता करूंगा और मेरी सेना यहाँ पे रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद में तीसरी बात समझते हैं। कहा कि सेना का खर्च कौन उठाएगा? शासक उठाएगा। सेना का खर्च कौन उठाएगा? शासक उठाएगा, चाहे वो अंग्रेज वाले में। अब ये ना समझना कि अंग्रेजी सेना रहेगी तो उसमें भारतीय नहीं रहेंगे। अभी आप आगे देखेंगे 1757 के समय, उस समय मंगल पांडे थे, भारतीय सेना में थे, अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। तो जितने जाबाज लोग होते थे अंग्रेज उनको अपने इसमें मिला लेते थे, और जितने अलग लोग थे थोड़े कमजोर होते थे उनको बाहर कर देते थे, अपनी सेना तैयार कर लेते थे। तो पहले क्या हमने बताया, राज्य में सेना नहीं रहेगी किसकी? शासक की। साथ ही साथ अंग्रेजी सेना रहेगी, सेना का खर्च शासक उठाएंगे। और कहा कि आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। क्या बताया? कहा कि आपके शासन या आपके जो राज्य होगा उसमें एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा, वो सेना का प्रतिनिधित्व करेगा।
तो अंग्रेजों ने, भारतीय शासकों ने कहा ये भी ठीक है। देखो अभी तक ये कहेंगे सेना का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन आगे देखना, अभी आप अगर आप देखा जाएगा तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखा था उसमें हेनरी लॉरेंस को बनाया था उन्होंने, याद होगा। और धीरे धीरे हेनरी लॉरेंस क्या करने लगा था, जितने भारतीय सैनिक थे उसको बाहर करने लगा था। तो ये क्या हुआ, ये तो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। तो अभी ये ब्रिटिश रेजिडेंट बना है, लेकिन धीरे धीरे देखना ये अभी हस्तक्षेप करने लगेगा। और क्या कहा, कहा कि जितने भी विदेशीय नीति है, विदेशीय नीति, कहा जितनी भी विदेशी नीति है वो किसके अधीन रहेगी, अंग्रेजों के अंडर में रहेगी। अंग्रेज विदेश नीति देखेंगे। अर्थात कहा कि अगर कोई मान लो बाहर का शासक है और वो आपसे कुछ समझौता करना चाहते हैं तो इसमें अंग्रेज अपना पूरा सिस्टम देखेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं है। जब कहा जाता है कि किसी की विदेश नीति हाथ में नहीं रहेगी, तब तो फिर किसी का वो कठपुतली बन जाएगा। और वही होगा अभी आगे, जब अभी हम देखेंगे शासकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वहां पे समझेंगे। पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बहुत आनंद आने वाला है। समझेंगे कि क्या थे अंग्रेज और क्या कर रहे थे। इसके अलावा कहा कि कोई भी यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय व्यक्ति या कंपनी कह सकते हो, व्यक्ति या कंपनी, व्यक्ति या कंपनी अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना नहीं आएगा। कहा कि अगर आपके राज्य में कोई कंपनी या कोई यूरोपीय व्यक्ति आता है तो जब तक अंग्रेज नहीं कहेंगे कि आए तब तक नहीं आ सकता है। तो क्यों, ये भी एक तरीका देख सकते हो विदेश नीति का ही हिस्सा है। तो ये सब थे प्रावधान जो भारतीय शासक को मानना था। अब बात आती है कि इससे जो है अंग्रेजों को लाभ क्या हुए। कोई लाभ अलग से नहीं समझना है, इन्हीं का निचोड़ आपको निकालना है लाभ में। देखो दोस्तों, ये जो है, जो आप सब कभी भविष्य में मेंस लिखेंगे तो वहां पे ये बहुत अच्छे तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि क्या थी और सहायक संधि से अंग्रेजों को होने वाले लाभ बताइए, या सहायक संधि क्या थी, इससे भारतीय शासकों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या सहायक संधि भारत के लिए सही नीति थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पे आप अच्छे तरीके से इसको अपने हैंड राइटिंग से बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो आपके प्रावधान हुए। लाभ की बात करें तो देखते हैं लाभ अंग्रेजों क्या हुआ। देखो अब लिखा है राज्य में सेना नहीं, तो राज्य में भारतीय सेना रहेगी नहीं, तो अंग्रेजों की सेना रहेगी, तो इससे अंग्रेज क्या होंगे, मजबूत। तो हम कहेंगे अंग्रेज मजबूत। आप जैसे मान लीजिए आप शासक हैं, आपके अंडर में सेना है नहीं और किसी दूसरे व्यक्ति में है, तो वो जब चाहेगा तब तुमको मरवा देगा, जब तुमको चाहेगा किसी प्रकार से कोई निर्णय करवाएगा। तो इसमें अंग्रेज क्या होगा, मजबूत। अब देखो लिखा है सेना का खर्च कौन उठाएगा, शासक। तो अब अंग्रेजों के पास सेना भी है और प्लस जो है जो सेना के खर्च में अंग्रेजों का पैसा जाता था वो बच गया। तो लिखना है सेना के खर्च में बचत। अब तो अंग्रेजों के पास सेना भी है और साथ ही साथ रुपये भी नहीं जाना है। एक कह सकते हो एक सोनार की और एक लोहार की 100 सोनार की वाला हाल हो गया है। इसमें पूरा सिस्टम किसके पास है, अंग्रेजों के पास। और क्या है, कहा कि ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। अब ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा तो वो लगातार क्या करेगा, जो राजा होंगे उसकी गतिविधियां देखेगा कि राजा को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, राजा क्या नीति अपना रहा है। तो सब सूचनाएं किसके पास पहुंचेंगी, तो अंग्रेजों के पास पहुंचेंगी। तो हम कह सकते हैं हर पहलू पर नजर, हर पहलू पर नजर। अब जैसे पहले अंग्रेज जो है आपके राज्य में नहीं रहते थे तो आपको पता ही नहीं चलेगा
कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था कि ये क्या नीति अपना रहे हैं, कहाँ पे क्या बना रहे हैं, कहाँ पे सुरंग लिए जा रहे हैं। अब तो सब पे नजर किसकी है? अंग्रेजों की है। अब और देखो, और हम क्या कह रहे हैं, आर्थिक लाभ। क्या है? आर्थिक लाभ। सेना का खर्च भी बच गया है। और इसके साथ साथ इन्होंने कह दिया कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति या जो है कोई कंपनी बिना अंग्रेजों की अनुमति से नहीं आएगा। और आप सभी को पता है कि अंग्रेजों को अगर किसी से डर था तो वो था फ्रांसीसियों से। कंपटीटर तो फ्रांसीसी ही थे ना। तो अब भैया क्या होगा, फ्रांसीसियों से डर समाप्त, फ्रांसीसियों से भय समाप्त। और देखो, अब फ्रांसीसियों से भय समाप्त, इसका मतलब व्यापार पे क्या हो गया, एकाधिकार। तो हम कह सकते हैं व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार। और इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार हो गया तो इसका साफ साफ तात्पर्य बनता है अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने क्या कह दिया है कि कोई जो है फ्रांसीसी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये राजनीति खेल रहे हैं कि भैया हमको कोई कंपटीटर हमारा नहीं होगा। दूसरी बात, व्यापार पे एकाधिकार भी हो गया है। और साथ ही साथ अब देखो लिखा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक लाभ भी है। हर प्रकार से अंग्रेज मजबूत है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे फिर शासकों ने सहायक संधि अपनाई क्यों? क्योंकि इसमें तो सब जो है शासकों को हानि है। तो अच्छा है, अगर आप युद्ध करके हारे और आप एक ऐसे कहते भैया हारे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ऐसे पराजय स्वीकार करो। देखो, अगर आप पराजय डायरेक्ट स्वीकार कर लेते हैं और एक आप युद्ध करके, तो युद्ध में आपकी बहादुरता है, लेकिन बहादुर आप हो तभी तो बहादुरता दिखाएंगे। जब यहाँ पे जितने भी शासक है, जितने भी बहादुर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया है। लेकिन ये सब जो है जो लास्ट में आए, वो सब क्या है, कमजोर शासक हैं। अगर आप इधर देखें जाके, कर्नाटक युद्ध तो फ्रांसीसियों के साथ हुए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्लासी का युद्ध देखें तो इधर जो जितना मुर्शीद कुली खां थे, शुजाउद्दौला थे, अलीवर्दी खां था, सरफराज खां थे, ये तो जो है अच्छे शासक थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद में धीरे धीरे जितने भी शासक बैठे, मीर जाफर, मीर कासिम, ये तो जो है भ्रष्ट आदमी है। और भ्रष्ट आदमी है तो कहीं ना कहीं कमजोर होंगे बंगाल वाला क्षेत्र, और जब कमजोर होगा तो अंग्रेज तो हावी होंगे। और इसके अलावा अब इधर सिख वाले में देखेंगे, सिख वाले में देखें कि आप जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। गद्दी पर भिड़ बैठता है दलीप सिंह, और वो क्या है, अल्पवयस्क है। तो वहां पे भी क्या हुई है, सत्ता कमजोर हुई है। तो इस तरीके से अगर मैसूर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बैठा है, लेकिन टीपू सुल्तान के दरबार में जो है गुटबंदियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कमजोर होगा। और मराठा वाले में देखेंगे तो मराठा वाले में भी पेशवा के अधीन शक्तियां आ गई। शुरुआत में तो बालाजी बाजीराव हो गए, बालाजी विश्वनाथ हो गए, बाजीराव प्रथम हो गए। इन लोगों ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से कब्जा किया। और उसके बाद में धीरे धीरे जो पेशवा थे वो कमजोर। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि प्रभाव क्या पड़े, भारतीय शासकों पर प्रभाव, भारतीय शासकों पर प्रभाव। देखिए क्या क्या प्रभाव पड़े। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक घोड़े पर बैठे हैं या किसी रथ पे बैठे हैं, और रथ और कोई चला रहा है, तो बताओ पूरे रथ का जो आगे बढ़ने का तरीका है, या धीरे चलेगा, जोर चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, किसके हाथों में? तो आप कहोगे सारथी के हाथ में। आप तो सिर्फ बैठे हो, या जिधर ले जाएगा उधर जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब देखिए विदेश मंत्रालय या कह सकते वैदेशिक नीति भी किसके अधीन है, अंग्रेजों के। और साथ ही साथ पूरा इधर आप देखेंगे यहाँ पे सेना का खर्च भी कौन उठाएगा,
तो कौन उठाएगा? शासक उठाएंगे। अब शासक अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता है, जो अंग्रेज बताएंगे वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है प्रभाव बढ़ेगा अंग्रेजों पे। तो इसके चलते हम कह सकते हैं राज्य शासक निष्क्रिय। राज्य शासक क्या हो जाएगा? बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे जब अंग्रेज, हमने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होगी, तो इनकी स्थिति क्या होगी? शासक की स्थिति गंभीर। अब अंग्रेज किसी के मौसिक लड़के तो थे नहीं यहाँ भारत में, तो लगातार जितने भी व्यक्ति थे उनका शोषण करेंगे। तो यहाँ पे भैया बंगाल बिहार वाले क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे भैया खेती अच्छी होती थी, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? इन्होंने रैयतवाड़ी शुरू कर दी, महलवाड़ी शुरू कर दी, स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दी, बिल्कुल जनता को निचोड़ दिया। और भाई जनता कैसी थी? किसान थी। तो किसानों की स्थिति क्या हो जाएगी? किसानों की स्थिति दयनीय। तो किसानों की स्थिति क्या हो गई है? दयनीय हो गई। क्यों? क्योंकि भैया पूरी जो बागडोर है किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। तो अंग्रेज भैया मनमाना अपना टैक्स ले रहे हैं, किसी प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं सिस्टम। तो अंग्रेजों की दयनीय हो गई स्थिति। और क्या प्रभाव पड़े? और क्या है? अब आप देखें कि शासक बिल्कुल किस पे निर्भर हो गया है? तो अंग्रेजों पे। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश निर्भरता हो गई। ब्रिटिश निर्भरता, अंग्रेजों पर पूरा निर्भर हो गया शासक, क्योंकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी रेजिडेंट जो अभी सिर्फ जो है देख रेख के लिए नियुक्त किया गया था, अब वो जो है मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। वैसे अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हाँ ये है आपके यहाँ ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा, लेकिन भाई जो रेजिडेंट है ये वहां पे पावरफुल हो गया। आप अगर देखेंगे इधर जाकर सिख वाले क्षेत्र में, तो वैसे सिखों ने कोई सहायक संधि नहीं की है। सहायक संधि तो आई है 1798 में, और सिख के युद्ध तो पहले ही समाप्त हो गए हैं। लेकिन कौन कौन से शासकों ने जो है सहायक संधि अपनाई, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक स्थान पे लिख लेते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, चलो यहां पर लिख देते हैं कि कौन कौन से शासकों ने कब जो है सहायक संधि अपनाई। क्योंकि ये पूछा जाता है, एक तरफ राज्य दे देते हैं और उधर देते हैं इनकी सहायक संधि कब स्वीकार की, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले निजाम, कब? 1798। निजाम के बाद में 1798 बाद में हम बताएंगे तंजौर। तंजौर नहीं, मैसूर। मैसूर 1799। उसके बाद में तंजौर, तंजौर भी 1799। फिर एक बार निजाम जो है 1800 में एक बार फिर जो है ये सहायक संधि करते हैं 1800 में। तो अगर पूछा है किस राज्य ने सहायक संधि पे 2 बार हस्ताक्षर किए, तो कौन हो जाएगा? निजाम। निजाम ने 2 बार सहायक संधि की, 1798 में और 1800 में। इसके अलावा 1800 के बाद में पेशवा 1801। 1803 में कौन? भोसले, नागपुर के भोसले थे ना, भोसले 1803। और इसके बाद में भोसले के बाद में सिंधिया, सिंधिया ने भी हस्ताक्षर किया था 1804 में। तो इस तरीके से इनका ये क्रम भी याद रखना है। और ये सब धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गए। फिर अंग्रेजी शासन बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लाभ में यहाँ पे लिखें तो विशाल साम्राज्य भी कह सकते हो। विशाल साम्राज्य किसका? अंग्रेजों का। बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। कहीं ना कहीं ये नीति जो सहायक संधि थी अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुई। और इसके बाद में आप देखेंगे कि एक और युद्ध उधर बसता है, तो हम कहेंगे मराठा का जो तृतीय युद्ध हुआ था,
1817 से 1818, उसमें जो है सहायक संधि वाला नहीं था, लेकिन और जितने थे वो सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।